हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैथ की क्लास को बेटा कंटिन्यू करते हुए, और काफ़ी दिन से आपकी मैथ की क्लास नहीं हो पा रही थी, कुछ इश्यूज़ चल रहे थे, इसलिए क्लासेस नहीं हो पा रही थी। ठीक है बेटा। और फ़िलहाल हम मैथ की क्लास को शुरू करते हैं। बाकी आपकी सीडीपी की क्लास चल रही है, और जो आपका चैप्टर नंबर सीडीपी में 5 चल रहा है, और 5 में आपको जो कि लगभग वहाँ से आपको 10 नंबर तक का मिल जाता है वाइगोत्स्की, पियाज़ेटी और कोहलबर्ग से। ठीक है, तो वो अच्छे से कवर किया जा रहा है, बहुत अच्छे तरीके से क्लियर किया जा रहा है। तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग जाकर सीडीपी की क्लास को देख सकते हैं। आपका कल वाइगोत्स्की हो गया था, आज पियाज़ेटी को कवर कराएंगे। वाइगोत्स्की की जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दी गई है। फ़िलहाल हम बिना देरी से क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, और ये क्लास आपकी जुलाई 2024 के लिए होएगी। और अगर आपको कोई भी परेशानी, किसी भी चीज़ की कोई नोट्स या कुछ भी अगर आपको चाहिए है तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं मुझे मेरे इस नंबर पे, या आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। ठीक है। गणित क्या है, ये हमारा कंप्लीट हो गया था। गणित के तीनों उद्देश्य हमने पढ़ लिए थे। आज जो हम कवर करेंगे वो हम कवर करेंगे बेटा गणित की प्रकृति कैसी होती है। उसके बाद गणित की भाषा, गणित के सोच के प्रकार, गणित पाठ्यचर्या के निर्माण के सिद्धांत कवर करेंगे। ठीक है, इस टॉपिक को शुरू करते हैं कि गणित की प्रकृति। ठीक है, गणित की प्रकृति कैसी होती है बेटा। गणित की प्रकृति यथार्थ यानी कि एग्जैक्ट होती है, क्रमबद्ध होती है, और कैसी होती, तार्किक होती है। ठीक है, एक एक शब्द को अच्छे से हम समझेंगे। सबसे पहले समझेंगे यथार्थ, जिसे हम अंग्रेजी में, इंग्लिश में एग्जैक्ट बोलते हैं। यथार्थ का मतलब होता है जो सार्वभौमिक हो, जिसे बदला ना जा सके, यानी कि किसी भी परिस्थिति में गणित के सूत्र, नियम, प्रमेय को बदला ना जा सके, उसी ही हम एग्जैक्ट बोलते हैं। जैसे कि यदि कोई छोटा बच्चा है जिसने अपने बचपन में फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में, ठीक है, या कोई प्राइमरी स्तर पे कोई भी एक सम सीखा हो, जैसे कि उसने सीखा हो कि 2 और 2 कितने होते हैं, 4 होते हैं। अब वो बच्चा क्या होता है, बड़ा होता है। अब एक बात बताओ, बच्चा बड़ा हो गया है, क्या ये बदल जाएगा? तब भी तो 2 और 2 4 ही रहेंगे ना, तब भी वो वही सीखेगा। अब धोखे से वो बच्चा क्या कर लेता है, पीएचडी कर लेता है। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, जब पीएचडी कर लेता है तो तब भी 2 और 2 क्या होते हैं, 4 ही होंगे। तो यहीं पर यही पॉइंट समझ में आ गया हमारे कि गणित की प्रकृति कैसी होती है, यथार्थ यानी कि एग्जैक्ट होती है। इसे किसी भी तरीके से बदला नहीं जा सकता। जैसे कि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि आयतन, क्यूब का आयतन निकालने के लिए भुजा का क्यूब करते हैं। ठीक है, मैंने बताया था यदि अगर क्यूब बड़ा हो जाता है तो फॉर्मूला नहीं बदला जाएगा, वो यथार्थ वैसे ही रहेगा। यानी कि गणित की कोई भी चीज़ अपने आप में सार्वभौमिक होती है, उसे कभी भी बदला नहीं जा सकता। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया आपका। कहता है कि क्रमबद्ध होती है। ठीक है, क्रमबद्ध पढ़ने से पहले मैंने एक नोट पॉइंट लिखा है, एक बार इसे समझ लेते हैं, और यहाँ से क्वेश्चन भी आपका बनता है। क्रमबद्ध इसी से जुड़ा हुआ है। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित की लंबी आकृति का मतलब क्या होता है। तो गणित की लंबी आकृति का जो अर्थ होता है वो एक संकल्पना को दूसरी संकल्पना से बनाना या जोड़ना होता है, यानी कि एक कॉन्सेप्ट को दूसरे कॉन्सेप्ट से जोड़ना होता है। कहने का मतलब ये है कि जो हम प्राइमरी स्तर पे पढ़ते हैं, या प्राइमरी स्तर पे अगर यदि हमने एलसीएम सीखा, तो एलसीएम हम बहुत सामान्य वाला सीखते हैं, यानी कि बेसिक सीखते हैं। जैसे ही हम उच्च प्राथमिक माध्यमिक उसमें आते हैं, स्कूल में 6 से 8 वाले में जाते हैं, तो हम क्या होते हैं, उसी एलसीएम जो हमने बहुत सामान्य तौर पर, बेसिक तौर पर सीखा था, उसका एडवांस लेवल क्या है वहाँ पर सीखते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं क्रम बन रहा है, यानी कि एक चैन बन रही है, यानी कि एक चीज़ दूसरे में क्या है, जुड़ी हुई है। इस तरीके से क्या है, जुड़ी हुई है। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट को दूसरे कॉन्सेप्ट को मिलाना होता है। क्रमबद्ध का मतलब होता है एक सीधी रेखा, यानी कि चैन की तरह, जिससे एक चीज़ दूसरी चीज़ से क्या होती है बेटा, जुड़ी हुई होती है। ठीक है, क्रमबद्ध समझ में आ गया। और तार्किक होती है। तार्किक मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ कि गणित की प्रकृति कैसी होती है, तार्किक होती है, यानी कि तर्क पर आधारित होती है, इसको रटा नहीं जा सकता। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। कहता है कि गणित की प्रकृति जो होती है सरल होती है। क्या होती है, सरल, और अन्य विद्यालय पाठ्यक्रम की अपेक्षा अधिक सुदृढ़ होती है। सरल होती है। सरल क्यों होती है, अगले टॉपिक में मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि गणित एक अपने आप में क्या होती है, भाषा होती है, और भाषा हमेशा क्या होती है बेटा, सरल होती है। भाषा हमेशा क्या होती है, सरल होती है। जैसे कि हमारी मातृभाषा हिंदी है, तो जब हमारी मातृभाषा हिंदी है तो उसे सीखना नहीं पड़ा, यानी कि वो सरल होती है। तो गणित की भी एक अपनी भाषा होती है बेटा, जो सरल होती है। कहता है कि अन्य विद्यालय पाठ्यक्रम की अपेक्षा अधिक सुदृढ़। सुदृढ़ का मतलब होता है मजबूत। ठीक है, क्या होता है इसका मतलब,
मजबूत। अब मजबूत का मतलब ये नहीं है कि गणित को अगर हम फाड़ेंगे, गणित की बुक को अगर हम फाड़ेंगे तो वो उतनी मजबूत होती है कि फट नहीं सकती। इसका ताल्लुक इससे बिल्कुल भी नहीं है। सुदृढ़ का मतलब होता है कि अपने आप में वो क्या होती है, सुदृढ़ होती है। ठीक है, ये वाला पॉइंट जो है, जब मैं गणित की भाषा आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है, अगले टॉपिक में, तो उसमें ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अधिक मजबूत होती है अन्य विद्यालय पाठ्यक्रम की अपेक्षा। ठीक है, क्यों होती है ऐसा? क्योंकि ये अपने आप में एक भाषा होती है और इसे सीखने के लिए किसी भी भाषा की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए ये अपने आप में क्या होती है, सुदृढ़ होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि गणित के ज्ञानार्जन के लिए या गणित के ज्ञानार्जन के लिए समस्त प्रकार की तार्किक शक्ति, चिंतन शक्ति और अन्वेषण शक्ति, विश्लेषण शक्ति आदि का विज्ञान है। तो गणित का जब हम ज्ञानार्जन करते हैं तो समस्त प्रकार की तार्किक शक्ति का विकास होता है, बिल्कुल, क्योंकि गणित जो होती है तार्किक विज्ञान होती है, तर्क पर आधारित होती है, तो इससे तार्किक शक्ति का विकास होता है। जैसे कि मैंने किसी से पूछा, बताओ कितने और कितने 5 होते हैं, तो बच्चा यहाँ पे यानी कि अपसारी चिंतन का क्वेश्चन हो गया, बच्चा सोचेगा कि यार 4 और 1 5 भी होते हैं, 3 और 2 5 भी होते हैं, है ना, इस तरीके से वो सोचेगा। तो यहाँ पे तार्किक शक्ति, ठीक, जब मैं उससे क्वेश्चन पूछूंगा तो वो चिंतन करेगा यार कि कितने और कितने हो सकते हैं, तो वो यहाँ पर चिंतन करेगा, चिंतन शक्ति का विकास होगा। ठीक है, अगर मैंने कोई उसे पहली दे दी मैथ में तो वो अन्वेषण करेगा, खोजने की कोशिश करेगा। ठीक है, विश्लेषणात्मक शक्ति, यानी कि कोई बड़ा सम आ गया, मैंने पहली या दूसरी क्लास में आपको बताया था, विश्लेषण शक्ति यानी कि कोई टफ सम पहुंच गया उसके पास, कोई अच्छा प्रेमि दे दी गई या कुछ भी हुआ, तो वो क्या करता है, तोड़ने की कोशिश करता है, छोटे छोटे भाग में तोड़कर उसे समझने की क्या करता है, कोशिश करता है। ठीक है बेटा, इस स्लाइड के आपके सारे पॉइंट अगर क्लियर हो गए हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। अगर नहीं हुए हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि सर मुझे ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है, मैं दूसरे तरीके से क्लियर कर दूँगा। आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि गणित में अमूर्तता और दृश्यता शामिल होती है। अमूर्तता और दृश्यता शामिल होती है। देखो, मैंने स्टार्टिंग में ही पहले बताया था, गणित अमूर्त विज्ञान है। किसका विज्ञान है? अमूर्त। कैसे बेटा? देखो, और इसमें दृश्यता शामिल होती है। ठीक है, देखा भी जा सकता है। अमूर्तता, अमूर्त का मतलब होता है जिसे देखा ना जा सके। जैसे कि हम बड़े स्तर पर यानी कि 6 से 8 वाले स्कूल या उच्च प्राथमिक स्तर की अगर हम बात करें तो उसमें हम अमूमन ये कहते हैं कि बेटा माना आयत की लंबाई क्या है? x है। ठीक है, तो अगले क्लास में यानी कि प्राइमरी से निकलने के बाद 6 में, 8th में, 10th में, अब यहाँ पर हमारा जो कंसेप्ट होता है वो अमूर्तता पर कैसा हो जाता है? आधारित हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को मानने की कोशिश करते हैं उसे सॉल्व करने के लिए। कभी कभी हम कहते हैं कि माना इसकी चौड़ाई इतनी है, माना इसकी चौड़ाई x है, लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज़ इक्वल टू x बाई etc, इस तरीके से मानते हैं। अमूर्तता पर आधारित होती है। तो जिसने पहली क्लास देखी हुई है उसको अच्छे से डीप से मैंने इस पॉइंट को समझाया होगा। गणित अवलोकन के बजाय तर्क पर आधारित होती है। देखो, फिर से वही पॉइंट आ गया, गणित जो होती है तर्क पर निर्भर करता है, उससे तार्किक चिंतन का विकास होता है, इसे रटा नहीं जा सकता, ये तर्क पर आधारित होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, गणित हमें दुनिया को समझने में मदद करता है और हम गणित को समझने के लिए दुनिया का भी क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। अब कैसे करके करते हैं ये समझ लेते हैं। देखो, आपके घर में कोई काम होता है कंस्ट्रक्शन का, किसी भी तरीके का, यदि बाथरूम वगैरह, घर की दीवार हो गई, वॉल हो गई, उस पर अगर हमें टाले लगाने होती हैं, जो टाइल्स लगाना होती है, हम मिस्त्री से पूछते हैं कि मिस्त्री से कि इस दीवार पर कितनी टाइल लगेंगी, तो मिस्त्री क्या होता है, कैलकुलेटर इस्तेमाल करता है, तुरंत बता देता है कि हाँ आपकी दीवार में 500 टाइल लगेंगी। अब बताओ वो कैसे लगा देता है? यानी कि हम जो हैं दुनिया में हैं, दुनिया की व्यवहारिक चीज़ों में और गणित का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो निकालता कैसे होगा? वो निकालता होगा, टाइलों की संख्या होती है बेटा बराबर, जो टाइल्स होती है आपकी, नंबर ऑफ टाइल, वो होता है बेटा वो एरिया ऑफ वॉल यानी कि, और एरिया ऑफ टाइल्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ टाइल हम कैसे निकालते हैं? यानी कि उस दीवार का क्षेत्रफल जिस दीवार पर टाइल्स लगना है, और एक दीवार का क्षेत्रफल से हम क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि कितनी संख्या है इसमें। ठीक है, इस तरीके से भी इस वाले पॉइंट को समझ सकते हैं। या हम कभी कभी ये कह देते हैं
या हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि मैंने आपसे पूछा या आपने मुझसे पूछा कि आपका एड्रेस क्या है। ठीक है, हम देखो किसी भी पॉइंट को समझने के लिए हम कोई सा भी एग्जांपल ले सकते हैं, ये काम आप लोग भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि मैंने इस पॉइंट को इस तरीके से समझाया, आप लोग भी अपने तरीके से इसे समझ सकते हैं। मैंने कहा आपसे कि आप मेरा घर, आप क्या करेंगे, जैसे ही स्टेशन से उतरेंगे तो आप क्या करेंगे, लेफ़्ट साइड में 100 मीटर चलेंगे या स्ट्रेट चलेंगे 100 मीटर। उसके बाद आप क्या करेंगे, दाएं में मुड़ने के बाद 50 मीटर चलेंगे। देखो यहाँ पे कैलकुलेशन हो रही है, यानी कि मेरा घर स्टेशन से 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर या 500 किलोमीटर या 600 किलोमीटर है, तो आपको किस किस तरीके से जाना है यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि गणित में दुनिया को समझने में मदद करता है और हम गणित को समझने के लिए दुनिया का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फिर कहता है कि विभिन्न प्रकार के व्यवहारिक उद्देश्य हो और उसकी आंतरिक रुचि के लिए। अब सपोज़ करो कि मैंने कोई बिज़नेस किया या आप लोगों ने में किसी ने भी अच्छा सा एक बिज़नेस किया। ठीक है, अब उस बिज़नेस को करने के लिए कहीं ना मुझे गणित की ज़रूरत पड़ेगी, ये आप सभी को पता है। तो पहले क्या करूँगा, मैं आंतरिक रूप से गणित की रुचि लूँगा, गणित को सीखूँगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, जो मैंने बिज़नेस किया है उसके उद्देश्य को पूरा करूँगा। GST 1 वाली, उसमें भी वही बहुत ही काम करना पड़ता है। तो विभिन्न प्रकार के जो व्यवहारिक उद्देश्य होते हैं हमारी ज़िंदगी, उसमें भी हम गणित का इस्तेमाल करते हैं और अध्ययन करते हैं। गणित में प्रतिरूप और संबंधों का अध्ययन क्या होता है, शामिल होता है। आपका प्रतिरूप यानी कि पैटर्न जो इसमें शामिल होते हैं, जो हम स्टार्टिंग में पढ़ाते हैं, जैसे कि माचिस की तीलियों से पढ़ाते हैं कि एक माचिस की तीली से, यानी कि 4 माचिस की तीली हैं, उससे हमने एक ये बना दिया, फिर कितनी तीली, इस तरीके से आगे हम बढ़ते जाते हैं। आपने देखा होगा छोटी छोटी किताबों में तीलियों से पैटर्न टाइप के बने हुए होते हैं। ये भी हमारा क्या करता है, अध्ययन करता है गणित का। गणित वास्तविक दुनिया से जोड़ता है, जैसे कि अभी मैंने इस वाले पॉइंट में बताया, गणित जो होता है वास्तविक दुनिया से हमें क्या करता है, जोड़ता है। कुछ क्वेश्चन हैं इसके, वो कर लेते हैं, जिससे कि पता चल जाएगा कि आपको जो मैंने अभी पढ़ाया है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ये क्वेश्चन पहले ही आ गया आपका, फिलहाल कोई बात नहीं, ले लेते हैं। जो अगला टॉपिक है उसका ये क्वेश्चन है, फिर भी कर लेते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से गणित की प्रकृति के अनुसार नहीं है, सही है। ठीक है, गणित की प्रकृति के अनुसार सही है। कहता है कि गणित की अपनी भाषा होती है। मैंने अभी बताया कि गणित की अपनी भाषा होती है, भाषा हमेशा सरल होती है, यानी कि ये वाला पॉइंट आपका बिल्कुल ठीक है। कहता है किसी भी गणितीय समस्या का केवल एक ही हल होता है। और मैंने इससे पहले भी आपको बताया था, जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा तब भी आपको बता दूंगा कि CTET में अगर केवल शब्द आता है CTET में, तो वो क्या होता है, नेगेटिव सेंस देता है और उस उत्तर को आप काट दीजिए, किसी भी तरीके से सही नहीं हो सकता। मैंने अभी बताया आपको गणित की अवधारणाएं अमूर्त होती हैं, जैसे कि अभी मैंने बता दिया था, तो ये भी ठीक है। गणित को समझा नहीं जा सकता, बिल्कुल समझा जा सकता है, क्योंकि गणित अपनी आप में एक भाषा होती है, भाषा को समझना बहुत ही आसान होता है। यानी कि आपका B और D कट गया, तो B इसमें है, B इसमें है, B इसमें है, हमारा उत्तर क्या होगा, A और C। ठीक, क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि गणित के स्वरूप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। हमसे पूछा है कि नहीं है, तो हमें नेगेटिव वाला उत्तर बताना है। कहता है कि गणित में प्रतिरूपों यानी कि पैटर्न और संबंधों की पढ़ाई सम्मिलित होती है। बिल्कुल ऐसा होता है, पैटर्न होते हैं। मैंने अभी बताया था तीलियों के हिसाब से, मैं दूसरा बता देता हूँ। उस तरीके से दिया होगा 2 4 6 और यहाँ पे बॉक्स दे देगा खाली। तो पैटर्न बन रहा है कि हमने बच्चों को बताना है कि बताओ इसमें क्या आएगा, तो बच्चा अपना तर्क इस्तेमाल करेगा और देखेगा कि सर इसमें 2 का गैप है, यानी कि 2 प्लस इसमें हुए हैं, 2 प्लस इसमें हुए हैं, तो आगे भी 2 प्लस हुए होंगे, यानी कि यहाँ पे सर 8 आएगा। तो ये ऑप्शन भी आपका ठीक है। मैंने अभी तीलियों के हिसाब से बताया था, अब आपको क्या है, सीक्वेंस में, सीरीज़ में बता दिया। गणित संख्याओं की पढ़ाई तक सीमित है। ठीक है, ये थोड़ा बाद में देखते हैं, हो सकता है ये उत्तर ना हो, क्योंकि CTET में आपको ये बात याद रखना है कि अगर आपको उत्तर मिलता है तो तीनों ऑप्शन को छोड़ना नहीं है, सारे ऑप्शन को रीड करना है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे चारों ही ऑप्शन ठीक होते हैं, लेकिन उनमें से भी हमें एक ऐसा उत्तर निकालना होता है जो तीनों को अपने अंदर समाहित कर लेता है। कहता है गणित में अमूर्तीकरण और मानस दर्शन दृश्यीकरण, अभी मैंने बताया होता है, सीधा सीधा पॉइंट मिल रहा है आपको। ठीक है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। गणित वास्तविक संसार से जुड़ा होता है, अभी मैंने बताया, यानी कि 3 ठीक हैं, तो एक ही हमारा गलत होगा और हमसे गलत वाला ही पूछा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। फिर हमसे पूछा है कि जो नेगेटिव वाला उत्तर है वो बताइए। कहता है गणित एक ऐसा विषय है जो अधिकांश अमूर्त अवधारणाओं से बना होता है। देखो बार बार रिपीट हो रहा है ये लाइन, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ठीक है। अमूर्त धारणाओं पर होता है, कैसे होता है, पहली क्लास, दूसरी क्लास और आज वाली क्लास में भी मैंने अच्छे से समझाया। गणित समस्याओं के समाधान पर पहुँचने का सिर्फ एक सही तरीका है, यही उत्तर आपका गलत होगा। फिर भी हम आगे बढ़ते हैं। जो लोग पढ़ या लिख नहीं सकते उन्हें भी गणितीय ज्ञान होता है, बिल्कुल। आपने अपने आस पड़ोस में देखा होगा कि जो हमारे बड़े लोग हैं, यानी कि जो हमसे काफ़ी बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, आपने देखा होगा कभी भी कोई कैलकुलेशन का मामला होता होगा तो वो तुरंत चुटकियों में बता देते होंगे। जब तक हम अपना दिमाग लगाते होते हैं वो जब तक बता देते हैं कि हाँ भाई इतना 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 स्क्वायर फीट में, इतना इंच में, तुरंत वो बता देते हैं। जबकि वो होते अनपढ़ हैं लेकिन उन्हें गणितीय ज्ञान होता है। ये वाला ऑप्शन भी आपका ठीक है। गणित की अधिकांश उपशाखाओं में अंतर संबंध होता है, बिल्कुल। उपशाखाओं जैसे गणित की कई शाखाएं होती हैं, अंकगणित हो गई आपकी, बीजगणित हो गई आपकी, रेखीय गणित हो गई, तो एक दूसरे से क्या होते हैं बेटा, अंतर संबंध होते हैं, कुछ ना कुछ रिलेट होता है। ये वाला भी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। अभी मैंने बताया था सीटेट में केवल शब्द आ जाए, सिर्फ शब्द आ जाए तो ये क्या होता है, नेगेटिव सेंस देता है सीटेट में आपका, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ये वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं कि गणित की प्रकृति बेटा होती है, कठिन होती है, लचीली होती है, सामान्य के लिए नहीं है, या सरल एवं अन्य विषयों की अपेक्षा सुदृढ़ होती है। तो जस्ट अभी मैंने आपको ऑप्शन बताया था, कैसी होती है, सरल एवं अन्य विषयों की अपेक्षा सुदृढ़ होती है। तो आज के लिए बेटा इतना ही रखते हैं और कल आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी। बाकी ईवीएस की क्लास बच्चे पूछ रहे थे और साइंस की क्लास पूछ रहे थे, बट उस पर काम चल रहा है, थोड़ा बिजी चल रहा हूँ मैं।